हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर स्टडी मटेरियल और एग्जाम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चक्षु पब्लिकेशन की जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए बुक कवर कर रहे हैं, जिसके 5 प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब हम छठा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, तो अगर आपने बाकी के प्रैक्टिस सेट्स नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं, आपकी तैयारी को ये बेहतर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। यानी प्रमत का एक अर्थ होता है आपका स्वेच्छाचारी, बाकी 4 ऑप्शन में से इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो प्रमत का दूसरा अर्थ होता है आपका उन्मत्त। ठीक है, तो स्वेच्छाचारी के लिए ये यूज किया जाता है। दूसरा, कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, और दूसरा सबको सिंपल है, ये तो पता ही होगा, सोना या स्वर्ण। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, प्रांगण, आश्रम और उद्वेग, ये पढ़ने से ही आपको साफ साफ संस्कृत के शब्द लग रहे हैं, तो ये सब आपके तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो प्यास शब्द है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पिपासा। ठीक है, पिपासा, ये बीएड में आया हुआ प्रश्न है। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए, जहां पर दो शब्दों की आवर्ती या एक ही शब्द की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार होती है तो वहां पर यमक अलंकार होता है, अगर हर जगह उसका अर्थ भिन्न हो। तो यहाँ पर काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर आपका यमक अलंकार होगा, क्योंकि घटा शब्द यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों बार अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया गया है। इसका कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए नर इही पाए बौराए। यानी कनक का अर्थ यहाँ पर एक बार धतूरा है और एक बार सोना है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, 3 बेर खाती वो अब 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, और एक बार टाइम के लिए हुआ है, वक्त के लिए हुआ है, और एक बार फल, बेर का जो फल होता है उसके लिए हुआ है। एक तीसरा और एग्जाम्पल है जो लगातार एग्जाम्स में आता रहता है, सारंग ले सारंग चली सारंग पूजो आए, सारंग ले सारंग धरियो सारंग सारंग माए। यहां पर देखिए, सारंग शब्द 7 बार आया है और 7 बार इसका अलग उपयोग हुआ है, तो यहां पर यमक अलंकार आपका होगा। ये सारे आपको पता होगा, जितने भी अलंकार होते हैं टोटल, ये शब्दालंकार के उदाहरण हैं, जिसमें शब्दालंकार में 3 आते हैं, अनुप्रास, श्लेष और यमक। अगला देखते हैं, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? देखिए, चाकू शब्द दोनों सेंस में यूज होता है। देखिए, चाकुओं भी होगा और चाकू भी होता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अगर आप नॉर्मल यूज करेंगे, जैसे चाकू से उसे मारा, और इसका बहुवचन बनाएंगे उसे चाकुओं से मारा, तो यहां पर आपका चाकुओं ठीक है। लेकिन अगर आप इसे विभक्ति रहित प्रयोग करेंगे, जैसे उसने चाकू खरीदा या फिर उसने चाकू खरीदे, तो यहां पर चाकू जो शब्द है दोनों सेंस में आपका यूज होता है। एक बहुवचन में चाकू भी यूज होता है और चाकुओं भी यूज होता है, बस किस तरीके से यूज किया गया है वो हमें देखना पड़ता है। विभक्ति रहित होगा तो सेम रहेगा, अदरवाइज ये बदल जाता है। इसमें हमें त्रुटि देखनी है, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, तो इसमें देखिए कोई भी त्रुटि आपकी नहीं है। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, तो पहला ही गलत है, अपनी अपनी किताबें, स्त्रीलिंग सेंस में यहां पर ये यूज होता है। ऑप्शन ए यहां पर आपका सही होगा। रीत्यानुसार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सिंपल है आपका रीति प्लस अनुसार, और इसमें कौन सी संधि है? इसमें ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही है। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि, ये भी आपका पूछ चुका है। प्रति प्लस आरोपण, प्रत्यारोपण। इसके अलावा राजस्थान पीसीएस में एक आया है, प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था अभ्युदय, अभ्युदय मतलब अभी प्लस उदय, ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। इसके अलावा एक बार बीपीएससी में आया है अभ्युत्थान, तो अभी प्लस उत्थान। रेवेन्यू इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया इत्यादि, इति प्लस आदि। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपके, ये यण संधि के उदाहरण है, जो आपका स्वर संधि के 5 टाइप मैंने आपको बताए थे उसमें से एक है। पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज आपका कमल का पर्यायवाची है। इसके हमने और पर्यायवाची 2 से 3 बार देख लिए हैं, वहां पर आम सरोज है, राजीव है, और इंदिवर है, पुंडरीक है, ये सारे आपके कमल के पर्यायवाची हैं। बाकी जो ऑप्शन है उसके पर्यायवाची भी देख लेते हैं, जैसे आंख का चक्षु है, द्रग है, लोचन है। ठीक है, ये आपके आंख के पर्यायवाची हैं। एक आपका नेत्र हो गया, एक अक्षी हो गया,
ठीक है, ये आपके सारे आंख के पर्यायवाची हैं। अब बात करें अगर वस्त्र की या कपड़ा की, तो एक सबसे कॉमन है आपका अंबर, बहुत पूछता है। अंबर, चीर, चैल, एक थोड़ा सा नया शब्द है चैल, ये भी आपका कपड़े के लिए यूज किया जाता है। वसन, वसन और परिधान, परिधान भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कपड़े के कुछ पर्यायवाची हो गए। अगर बात करें किरण की, तो किरण का एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अंशु, एक बहुत इंपॉर्टेंट है मरीचि। ठीक है, मरीचि भी काफी पूछता है। इसके अलावा रश्मि, रश्मि हो गया। मयूख, ये भी थोड़ा सा नया है, मयूख। तो ये सारे आपके किरण के पर्यायवाची हैं। अब हमें अगले प्रश्न में तत्सम शब्द का चयन करना है जो संस्कृत जैसा शब्द है। तो इसमें से देखिए निकृष्ट जो शब्द है ये आपका तत्सम शब्द है। बाकी देखिए अटारी का तत्सम क्या होता है, अट्टालिका। ये बहुत पूछता रहता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीखा का क्या होता है, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण। इसके अलावा और गहरा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये स्टाफ नर्स का एग्जाम हुआ था लोक सेवा आयोग का, उसमें पूछा गया है। गंभीर, ठीक है, गंभीर आपका गहरे का तत्सम रूप है। तो ये सारे आपके तत्सम हो गए। ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ हमें बताना है। तो अगर आवश्यकता अधिक हो उसके कंपैरिजन में अगर आपको कम चीज मिले, यानी आवश्यकता से कम वस्तु, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम कर देना, तो यही इसका काफी अच्छा यहां पर उत्तर है। जूते चाटना, इसका क्या अर्थ होगा, खुशामद करना, ऑप्शन डी। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वह अगले साल आएगा, यहां पर अलगाव है, माफी चाहूंगा। इसका देखिए वह अगले साल आएगा, इसमें आपका दूरी, कारण, तुलना, मूल्य इत्यादि आधार भावों का सूचक इसमें होता है। तो ये आपका अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। ठीक है, अधिकरण जिसका आपका में, पर, ये आपका कारक चिन्ह होता है। तो अपादान नहीं होगा। अपादान तो हमने जैसे कवर किया था उस दिन कि बिल्ली छत से कूदी, वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पृथक्करण के भाव में अपादान कारक आता है। वह अगले साल आएगा, इसमें अधिकरण कारक होगा। उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए, तो उदय का अस्त। निम्नलिखित में किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, मैं आपका आभारी हूं। तो इसमें से देखिए पहला वाला जो है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें भविष्य काल है। वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। माता को शुभाकांक्षा, आशीर्वाद, प्रणाम या स्नेह, तो इसमें से कौन सा आपका सबसे सही है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका प्रणाम ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता क्या कहलाता है, अतिथि कहलाता है। अतिथि यानी जिसके आने की तिथि और समय निश्चित ना हो। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो स्वच्छ का क्या पर्यायवाची है, निर्मल, ऑप्शन सी। बाकी देखिए जो इसमें शब्द है पंकिल, पंकिल आपका पंख से बना है, पंख आपको पता है कीचड़, पंकिल का अर्थ होता है मैला, मैला या कुचैला या फिर मलिन। नीरज आपको पता होगा ये कमल का पर्यायवाची है, और नीरद आपका आप सबको पता ही होगा ये बादल का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं 19 और 20। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन हमें करना है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी, एक विदुषी महिला थी, वह एक विद्वान महिला थी। तो महिला के लिए विदुषी आता है आपका, तो वह एक विदुषी महिला थी। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, वह सप्रमाण के साथ, तो सप्रमाण के साथ नहीं आएगा। वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा, ये भी गलत। वह सप्रमाण सहित बात बताएगा, ये गलत। तो पहला वाला सबसे सही है, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। किसी की सहायता करने वाला, तो जो किसी की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं, सहायक, ऑप्शन ए। भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला आपका हितैषी होता है। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो इसमें अत्यधिक, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, तो अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है, ऑप्शन ए। इसका आपका पूछा है। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुनी रूखी, इसमें कौन सा रस है,
तो इसमें स्पष्ट है आपका वियोग श्रृंगार रस है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का होगा विदुषी, ऑप्शन ए। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरह के वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना की व इबारती सवाल पूछे गए। इन्होंने दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया, बनिबस्त उनके जो दुकानदार थे स्कूली बच्चों में ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो अब इसके हमें आंसर देने हैं। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा था, तो यह किस विषय से जुड़ा था, ये गणित से जुड़ा था कि जो बच्चे हैं वो गणना कैसे करते हैं। 27वां, किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया, तो किसने किया ज्यादा प्रयोग, जो दुकानदारी करते हैं और ये हिसाब में गलतियां भी कम करते हैं। अनुच्छेद के आधार पर क्या कहा जा सकता है, तो सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं, नहीं, बच्चों को गणित सिखाना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए ऐसा कोई मतलब नहीं है। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं, तो ये सबसे अच्छा इसका एक्सप्लेनेशन। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है, तो आस्तीन का सांप। दांत कटे रोटी जो है इसका अर्थ होता है आपका गहरी मित्रता, ठीक है, गहरी मित्रता। बात करें अगर आबनूस का कुंदा, ये भी देखिए आ चुका है एग्जाम्स में, इसका अर्थ होता है आपका अत्यधिक काला व्यक्ति। और अकल की दुम का अर्थ होता है आपका जो स्वयं को बुद्धिमान समझता हो। ठीक है, तो ये सारे इसके अलग अलग चारों एग्जाम्पल हो गए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो जो इंद्रियों को जीत लेता हो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए जितेंद्रिय यूज किया जाता है। दत्तचित्त देखिए हमने पहले ये डिस्कस किया था, दत्तचित्त का अर्थ होता है जिसने किसी काम में मन लगा लिया हो, उसको दत्तचित्त बोला जाता है। दूरदर्शी कौन होता है, जो दूर की सोचता हो। कुशाग्र बुद्धि, जो तेज बुद्धि का बालक होता है उसके लिए कुशाग्र बुद्धि यूज किया जाता है। अब देखिए इंद्रियों से संबंधित 2 से 3 वाक्यों के लिए एक शब्द पूछता रहता है, मैं सब आपको बता देता हूं। एक होता है आपका जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो सके उसे बोला जाता है अतीन्द्रिय, ठीक है, पहला तो ये हो गया। एक आता है आपका इंद्र को जीत लिया हो जिसने, उसे बोला जाता है इंद्रजीत। और एक होता है जो इंद्रियों से परे हो गया या जिसको इंद्रियों द्वारा जिसका ज्ञान हमें ना हो सके उसे बोला जाता है अगोचर, ठीक है, जिसका ज्ञान आपको इंद्रियों से ना हो सके। ठीक है, तो ये कुछ इंद्र से संबंधित जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछता रहता है वो ये है। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के, मैं आपको आंसर बता देता हूं। एक निश्चित कूट भाषा में एडमिट को ये लिखा जाता है, तो कार्ड को कैसे आप डिकोड करेंगे, तो कार्ड आपका DCUH लिखा जाएगा। GHIJ के एक पंक्ति में बैठे हैं। 32वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसको आप देख लीजिए। नीचे दिए गए में आपका जो कथन कारण वाला क्वेश्चन है 33वें का, इसका आंसर है डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। 34वें की जो बात करें अगर, 34वें का आंसर है ए। 35वें की बात करें इसका आंसर है बी। 36वें का आंसर है, पहले आप देख लीजिए आराम से, पॉज करके आप कर लीजिएगा। 36वें का है डी।
उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो 37 का आंसर है सी, EY। चिन्ह का स्थान लेने के लिए और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही युग्म का चयन करें। तो 38 का है सी। 39 की बात करें, इसका है ए, 2.25। सोनू यतेंद्र से लंबा है, इस वाला जो प्रश्न का आंसर है 40 का 40वें का, वो है सी, अमित। अगला देखते हैं 41वां जो प्रश्न आकृति वाला प्रश्न है, इसका ऑप्शन है ए। आगे देखते हैं 42वां, 42 का आंसर है सी, 684, सॉरी माफ कीजिए 648 है ये, 648। ठीक है, मैं इसे लिख देता हूं, 648 आपका सही आंसर है। वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है, अविवाहित, विवाहित और व्यक्ति। तो इसमें से कौन सा दिखाएगा? व्यक्ति होगा, व्यक्ति के अंतर्गत आती है अविवाहित और विवाहित होंगे, तो ये आला आपका सही है, ऑप्शन डी। 44 देखते हैं, कथन कारण वाला प्रश्न है। सभी डिब्बे जा रहे हैं, कोई दिन डिब्बा नहीं है, तो इसमें क्या होगा आपका 44 में सी ऑप्शन आपका सही हो। 45वां और अंतिम प्रश्न, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करें। तो 45 का है 1521। अब देखते हैं जीएस के प्रश्न। जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो, विधानसभा का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए कौन बढ़ाएगा? तो इसकी अगर आपातकाल चल रहा है तो आपको पता है सारी पावर सेंटर्स के पास चली जाती है, तो इसमें संसद या पार्लियामेंट विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 ईयर यानी 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। बात करें अगर आपातकाल के प्रोविजंस की, तो आपके भाग 18 में आपातकाल की बात की जाती है, हमारे संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि पार्ट इसका लगातार पूछता रहता है। और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 352 से लेकर 360 तक के। 352 में आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, और 360 में आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, प्रेसिडेंट रूल वगैरह तो लगते ही रहते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आपका कब लगता है? जब आपके राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपकी मशीनरी नहीं चल रही है, तब आपका राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा दिया जाता है। सारी पावर्स इसमें राष्ट्रपति एक तरह से आपका उस समय पूरा गवर्न करता है स्टेट को। तो भाग जरूर याद रखिएगा, भाग 18 में इसका प्रोविजन है, मैचिंग वगैरह में ये काफी पूछता रहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार दिया जाता है? तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वैयक्तिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है जिसके अंतर्गत आपकी विदेश यात्रा आती है, ये अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी पर्सन को दिया जाता है। बात करें अनुच्छेद 19 में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका बोलने की स्वतंत्रता, और इसमें कई सारी स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जैसे एसोसिएशन आप कर सकते हैं और विदाउट आर्म्स लेकिन, यानी एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आप बना सकते हैं। भारत में कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं पूरी टेरिटरी में। इंडिया के किसी भी भाग में आप सेटल हो सकते हैं, इसका आपको अधिकार इसके अंतर्गत है। और कोई भी प्रैक्टिस आप या प्रोफेशन चूज कर सकते हैं इंडिया में, इसमें आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो ये सारे आपके अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 20 की बात करें तो इसमें क्या है आपका? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, यानी जब आप क्राइम वगैरह करते हैं उसमें आपको प्रोटेक्शन वगैरह दी जाती है। आपने जो क्राइम किया है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, क्यों आपको अरेस्ट किया गया है इसके बारे में बताया जाएगा। और अगला देखते हैं, अगर अनुच्छेद 22 की अगर बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आपने देखा होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह कर दिया जाता है कि इनको नजरबंद कर दिया गया है, तो उसके बारे में आपको अनुच्छेद 22 के तहत जानकारी मिले। निम्नलिखित में से किस एक गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपका? 1914 से लेकर 1918 तक। इसके बाद वर्साय की संधि होती है आपकी 1918-19 में, और उसके बाद इस युद्ध का पूरा अंत हो जाता है, जिसमें सारा जो बर्डन है वो जर्मनी के ऊपर डाल दिया जाता है। और इसी का फिर
जब जर्मनी के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, जर्मनी के लोगों को बहुत नीचा दिखाया जाता है, एक तरह से उनको लगता है कि सारा जो युद्ध का बोझ था वो हमारे ऊपर डाल दिया गया है, इनसे बहुत बड़ी वॉर इंडेमनिटी यानी जो व्यय था वॉर का वो वसूला जाता है। तो इसी के कारण आपने देखा होगा हिटलर का फिर राइज होता है। हिटलर लोगों में अलग जगाता है, काफी बढ़िया ओरेटर होता है, वक्ता होता है, जिसकी बात हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन या मान काम्फ, ठीक है, मेन कैम्प आत्मकथा हिटलर की, उसमें इन्होंने इसकी बात की। अगला देखते हैं, कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें खनन एवं उत्खनन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। माइनिंग इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। केंद्र सरकार ने किस योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक की 122 नई शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इम्प्रिंट 2। इम्प्रिंट 2 आपकी 2015 में शुरू की गई एक योजना है जो आपका शोध वगैरह से संबंधित है। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। भारत में व्यय प्रबंधन आयोग गठित करने का उद्देश्य क्या नहीं है, तो देखिए सरकार की आय में वृद्धि करना, इसका कोई प्रभाव नहीं, यानी इससे रेवेन्यू वगैरह जनरेट करना सरकार का वो नहीं है। बाकी व्यय सुधार यानी एक्सपेंडिचर में सुधार करना, राजकोषीय शुद्धिकरण यानी फिस्कल कंसोलिडेशन, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना यानी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करना। भारत की संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल पारित किया है। देखिए संविधान संशोधन बिल की बात हो रही है तो 123वां संविधान संशोधन बिल लेकर आया गया था, जिसने अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक नया क्लॉज जोड़ा है 338 बी, जिसमें NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। अनुच्छेद 338 किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर SC यानी अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की। 338 ए किसकी बात करता है, नेशनल कमीशन फॉर ST, ये ST की बात करता है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग। देखिए पहले जो नेशनल कमीशन फॉर SC था और ST था, ये दोनों एक ही बॉडी थी, यानी दोनों नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST इसका नाम था। लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट, 89वां संविधान संशोधन जो आपका 2003 में आया था। इसके बाद इस बॉडी को अलग कर दिया गया। 338 में नेशनल कमीशन फॉर SC है, 338 ए में नेशनल कमीशन फॉर ST है। अगर बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में बनाया गया था, लेकिन तब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। संवैधानिक दर्जा इसे अभी मिला है जब 123वां संविधान संशोधन बिल पारित हुआ। और कौन सा अधिनियम बना, ये आपका 102वां संविधान संशोधन बना, या संशोधन पूरा एक्ट बना। एक्ट कब बनता है, जब संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की मंजूरी से मिलती है, तब आपका एक्ट बनता है। तो आपसे पूछे 102वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट किससे संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। इसने दो अनुच्छेद जोड़े, एक अनुच्छेद 338 बी और 342 ए। इन दो अनुच्छेदों को संविधान में इस अधिनियम या संशोधन के तहत जोड़ा गया है। जो संशोधन हम करते हैं कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत करते हैं। ये प्रोविजन हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा है। वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के चेयरपर्सन कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर। ठीक है, हंसराज गंगाराम अहीर ये वर्तमान में इसके चेयरपर्सन है। तो ये सारे संबंधित फैक्ट्स कुछ इससे हो गए। भारत में किस वित्तीय समावेशन योजना के रूप में जाना जाता है, किसे इसमें वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था जिनके बैंक में खाते नहीं है उनके बैंक में खाते खुलवाए जाएं, ताकि जो सरकार DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अर्थात जो सब्सिडी आती है किसानों को या अन्य किसी बेनिफिशियरी या लाभार्थियों को, वो सीधे उनके खाते में भेजी जाए ताकि बिचौलियों को इससे हटाया जाए। एक तरह से डिजिटल इंडिया की पहल का ही ये हिस्सा है। और इसको कब लॉन्च किया गया था, ये 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। अगला देखते हैं, कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स के कारण अम्ल वर्षा नहीं होती है। कोयले के वहन से कार्बन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, तो देखिए ये तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उससे निकलती ही है। तो देखिए जो एसिड रेन होती है आपको पता होगा, एसिड रेन मुख्य रूप से ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स के कारण मुख्य रूप से होती है। ये प्रदूषक थर्मल पावर प्लांट से भी निकलते हैं, लेकिन अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ये नहीं होते। मेनली जो कारण है वो आपका यही है। तो कथन 1 और R बिल्कुल सही है, लेकिन R एक ही आपकी सही व्याख्या नहीं करता।
निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो इसमें से देखिए फ्रेंसियम, रेडियम और रेस्टाटीन ये सब आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो कौन से हार्मोन में? आपका देखिए थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। ये आपके गले में बटरफ्लाई या तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करती है। और अगर देखिए इसी में आपका आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन अगर आपकी बॉडी में देखिए आपने नमक का इंटेक कम किया, यानी आयोडीन का आपकी बॉडी में इंटेक कम है, तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, ये फूल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों का जो गला है काफी फूला हुआ रहता है, क्योंकि वो थायराइड ग्रंथि के फूलने से ही होता है, जिसको आप इंग्लिश में गॉइट्रे बीमारी बोलते हैं। ये गॉइटर बोलते हैं, हिंदी में इसको घेंगा रोग बोला जाता है। ये आयोडीन की कमी के कारण ही होता है जब थायराइड ग्रंथि आपकी फूल जाती है। बात करें अगर विश्व थायराइड दिवस की, तो विश्व थायराइड दिवस आपका 25 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यही आपका थायराइड से संबंधित कुछ फैक्ट है। लगभग इसमें 65% आपका थायराइड पाया जाता है थायरॉक्सिन में, सॉरी आयोडीन पाया जाता है थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ठीक है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोला जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। यहीं पर एक फैक्ट बता देता हूं, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। वॉशिंग सोडा अगर पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, अगर बेकिंग सोडा पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश गलत है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका NaOH, ठीक है। तो कास्टिक पोटाश नहीं होता, कास्टिक पोटाश आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यही आपका सही आंसर है, क्योंकि गलत हमसे पूछा। उत्तर वैदिक काल में कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो आपका वैदिक काल है 1500 से 600 BCE। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका 1500 से 1000 तक, एक होता है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, यानी BCE तक। तो 1500 से जो 1000 वाला काल है, इसको बोला जाता है ऋग वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड। इस समय मनुष्य को या इंसान को आयरन टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं था, इसलिए कृषि बहुत ज्यादा उत्पादित नहीं होती थी। 1000 से 600 वाला जो कार्यकाल, इसमें जो लास्ट वाला पीरियड होता है लगभग आपका 800 से 600 वाला, यहां पर इंसान आयरन का उपयोग करना शुरू करता है। देखिए आयरन थोड़ा सा हार्ड एलिमेंट होता है कॉपर से। इससे पहले हम कॉपर और स्टोन के टूल यूज किया करते थे। जब आयरन का यूज होना शुरू हुआ तो जमीन को आप ज्यादा गहराई तक खोद सकते थे, पेड़ों को काट सकते थे कृषि करने के लिए। तो इसीलिए इसको बोला भी जाता है, अगर आप हिस्ट्री वगैरह की कुछ अच्छी बुक्स पढ़ेंगे उसमें कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कृषि के उत्पादन में या कृषि उत्पादों में बढ़ोतरी हुई, उसके लिए आयरन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो यहां पर अगर आप इसकी बात करेंगे इसमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक था, तो आयरन टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन ऑफ आयरन या आयरन का यूज करना, यह काफी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा कृषि के उत्पादन में। समुद्रगुप्त द्वारा पराजित दक्षिणापंथ अथवा दक्षिण भारत के कितने शासकों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में है? तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो कौशांबी में सम्राट अशोक का पिलर है, उसी के ऊपर यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। इसमें जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने इसमें इनके उत्तरापथ और दक्षिणापथ, मतलब उत्तर में जो इन्होंने 9 राजाओं को हराया उसका वर्णन है, और दक्षिण में यानी दक्षिणापथ एक्सपेडिशन, दक्षिण पथ पर जो इन्होंने 12 राजाओं को हराया, तो इसका आंसर है 12, उसका वर्णन आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने के लिए मिलता है। लेकिन देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, दोनों क्षेत्रों के लिए इन्होंने अलग अलग पॉलिसी अपनाई थी। उत्तर भारत का जो राज्य थे उन्होंने अपने साम्राज्य में उनको मिला लिया था, लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य थे उनको जीतकर वहां के राजाओं ने जब इनकी सुजेरेनिटी यानी इनका जो विजय था उसको स्वीकार कर लिया, तो इन्होंने उनके राजाओं को उनके राज्य वापस कर दिए। इसको बोला जाता है मोक्ष अनुग्रह पॉलिसी, ठीक है। मोक्ष अनुग्रह पॉलिसी इन्होंने इसके लिए अपनाई थी, यानी दक्षिण और उत्तर में दोनों इनकी पॉलिसीज अलग अलग थी। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए बहुत सारी चीजें फेमस है। अगर बात करें तो एक प्रश्न इनसे बहुत पूछता है कि कौन से गुप्त राजा के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सिक्कों पर उनका अंकन मिलता है? तो ये म्यूजिक में इनका काफी इंटरेस्ट था, तो वीणा बजाते हुए सिक्कों पर समुद्रगुप्त का अंकन हमें देखने के लिए मिलता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? इंडियन नेपोलियन या भारतीय नेपोलियन इनको कहा जाता है। कौन कहता है इनको भारतीय नेपोलियन? V.A. स्मिथ, ये जो हिस्टोरियन है, इन्होंने इनको बोला था कि ये इंडियन नेपोलियन है, क्योंकि इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य है उसको काफी दूर दूर तक फैलाया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप में। इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कविराज मतलब
किंग ऑफ पोएट्स, यानी इनका पोएट्री वगैरह में या कविता में भी काफी इंटरेस्ट था। अगर बात करें, मैंने आपसे कहा इनका एक तो वीणा वाला सिक्का है, इसके अलावा इनके आर्चर टाइप यानी धनुर्धारी वाले सिक्के, टाइगर टाइप और बैटल टाइप के कॉइन भी इनके काफी फेमस थे, यानी 2-3 तरह के सिक्के ये जारी करते थे। और गुप्त काल के सिक्के देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉइन माने जाते हैं इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट भी जब या जो पुरातत्वविद है वो भी कहते हैं कि या तो कुषाण वंश के सिक्के और उसके बाद गुप्त वंश के सिक्के सबसे बेहतरीन सिक्के हैं इंडिया में, ठीक है। तो यही कुछ संबंधित इससे फैक्ट हो गए। दिल्ली सल्तनत के विघटन का लाभ उठाकर निम्नलिखित में से किस राजवंश ने जौनपुर में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो शर्की वंश ने अपनी स्थापना की थी। कब? 1394 में। किसने की थी? मलिक सरवार। तो मलिक सरवार आपका जौनपुर का सूबेदार हुआ करता था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन के नाम जौना खां के याद में की थी और शर्की राजवंश ने इसको पॉपुलर बनाया। यहां पर देखिए बहुत फेमस मस्जिद है जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अटाला मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद और जामा मस्जिद। तीनों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, हमने बहुत डिटेल में उसमें डिस्कस किया है, तो यहां पर बार बार उसको करने का मतलब नहीं है। तो ये शर्की राजवंश ने इसको चमराया। जौनपुर को देखिए सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद भी इसको बोला जाता है या पूर्व का सिराज भी इसको बोला जाता है। और ये अपने टाइम में कला और शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जो शेर शाह सूरी हैं, सूरवंश के संस्थापक, उन्होंने भी यहां पर अपनी शिक्षा ग्रहण की है। तो उस समय जौनपुर काफी फेमस था। यूपी स्पेशल से पूछ लेता है जौनपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के 3 शहर गोमती नदी के किनारे है, तो और भी शहर लेकिन 3 बहुत फेमस है। एक है लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर। ये आपके 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं जो गोमती नदी के किनारे हैं। जौनपुर शहर से कौन सा उत्पाद एक राज्य एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है? ऊनी दरी। यहाँ की जो वूलन दरी है ये आपका ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना है उत्तर प्रदेश की। 75 राज्यों से 75 उत्पाद इसमें शामिल किए गए हैं, उसके तहत ये एक है। मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाते हुए इनमें से किसने एक स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी? तो देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 1739 तक मुगल साम्राज्य में बहुत ज्यादा कुछ बचता नहीं है। और 1739 में मैं क्यों बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है, नादिर शाह का इन्वेजन होता है इंडिया में, ठीक है। नादिर शाह एक तरह से मुगल साम्राज्य को अंतिम ब्लो देता है, लास्ट बिल्कुल खत्म इनको ये कर देता है। तो इसके बाद जो अलग अलग क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, सूबेदार हुआ करते थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट्स की स्थापना की जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बंगाल, एक है हैदराबाद और एक है अवध। अवध की जो स्थापना की थी वो सूबेदार हुआ या प्रोविंशियल गवर्नर हुआ करते थे इनके, उनका नाम था सादत खान। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो सफदरजंग आपको दूसरे में दिख रहा होगा, सफदरजंग इनके बाद के रूलर थे, मतलब सेकंड रूलर थे अवध के। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होगा वाजिद अली शाह वगैरह जो थे, वाजिद अली शाह ने अवध को काफी ज्यादा संगीत का और कला का केंद्र बनाया। वहां पर जो कथक वगैरह नृत्य है और भी कई सारी म्यूजिक की शैलियां बाद में डेवलप हुई है। अगर बात करें, जो ये तो हमने अवध की बात कर ली, सादत खान ने इसकी स्थापना की। अवध के अलावा जो 2 और राज्य हैं, बंगाल और हैदराबाद, हैदराबाद की जो स्थापना की है वो है असफ जहां, या फिर उनका दूसरा नाम था चिन खिलीज खान, ठीक है। चिन खिलीज खान या जिसको निजाम उल मुल्क के नाम से भी आप